ईडी के समन पर फिर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं केजरीवाल। क्या केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, ये बड़ा सवाल है। गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर ये याचिका डाली गई है। जांच और पूछताछ में हम सहयोग के लिए तैयार हैं, ये कहा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। याचिका में ईडी की कठोर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। ईडी ने आज भी पूछताछ के लिए समन भेजा है। नवा समन भेजा जा चुका है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अभी तक वो ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। लेकिन अब केजरीवाल की संभावित गिरफ्तारी पर रोक की मांग की गई है हाईकोर्ट से और इस पूरे मामले में आज ही सुनवाई होनी है। तो एक तरफ 9 समन भेजे गए केजरीवाल को और केजरीवाल ने अब एक नई याचिका दायर की है। केजरीवाल की नई याचिका में क्या है, जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। ईडी को गिरफ्तारी से रोकने की मांग, यानी किसी भी तरह की गिरफ्तारी हो उस पर रोक की मांग की गई है। दंडात्मक कार्रवाई न करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट से अंतरिम राहत की मांग की गई है। जांच में सहयोग देने के लिए वो तैयार है, ये भी इसमें मेंशन किया गया है। लेकिन उसके लिए सुरक्षा चाहिए, यानी सुरक्षा दें तो पेशी के लिए तैयार। तो इस याचिका में इस तरह की बातें कही गई हैं केजरीवाल के पक्ष की तरफ से। निश्चित तौर पर वो अब ये कह रहे हैं कि वो जांच में जाने को तैयार है, सहयोग करेंगे, लेकिन उनको एक प्रोटेक्शन चाहिए कि गिरफ्तारी ना हो, कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो। जीत भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीत भाटी, कब होगी इस याचिका पर सुनवाई, क्या जानकारी मिल रही? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जो मामला है वो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने लगाया, उसी बेंच यानी कि जस्टिस सुरेश कैथ की कोर्ट में लगाया गया है, जिसने बुधवार को सुनवाई की थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने 9 समन को चुनौती दी थी और साथ में इस मामले में जो सुनवाई है वो कोर्ट ने 22 अप्रैल के लिए तय की थी, क्योंकि ईडी ने उसका विरोध किया था। अब अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम राहत मांगते हुए रिट पिटीशन जो है उसी कोर्ट के सामने लगाई है। आइटम नंबर 26 है और इसमें जो है 11 बजे के आसपास तक सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसमें मांग क्या की है, इसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि वो जांच में हर तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है, पूछताछ के लिए, पेशी के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार आशंका व्यक्त करती रही है कि ईडी उनको गिरफ्तार कर लेगी, तो उसमें ऐसे कोरेसिव एक्शन ना ले, इस तरह के डायरेक्शन जो है वो कोर्ट दे। क्योंकि इसमें देखिए कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, तब भी कोर्ट ने पूछा था कि आप क्यों नहीं जाते हैं, तो वहां पर अभी अरविंद केजरीवाल के जो वकील है अभिषेक मनु सिंह, इन्होंने कहा था कि अगर वो जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि हमने अक्सर देखा 1 या 2 समन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। तो इस पर अभिषेक मनु सिंह ने कहा था कि जो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उनके लिए तो कोई समन भी जारी नहीं हुआ था, ईडी सीधे उनके घर पहुंची थी, गिरफ्तार कर लिया था। तो ऐसे में उनको आशंका है, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चाहते हैं कि जांच करें, पूछताछ करें, पेश भी होंगे, कार्रवाई ना करने की इस याचिका में डिमांड की गई है, मांग की गई है, सख्त कार्रवाई ना करे ईडी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि गिरफ्तार ना करे ईडी, ये डिमांड की गई है। पूछताछ के लिए मैं राजी हूं, मैं तैयार हूं, पूछताछ में सहयोग करूंगा, लेकिन ईडी मुझे गिरफ्तार ना करे। ये याचिका कुल मिलाकर है, इस पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। 2024 की लड़ाई आखिर औरंगजेब तक कैसे आई? जिथे मोदी जन्माला आले तेथे औरंगजेब जन्माला आला। यास तुम्ही जे करता ही औरंगजेबीच वृत्ती आहे। बरे लाज वाटली पाहिजे तुला, 2 पक्ष फोडायची वेळ आली तुझ्यावरती। गांधी को मारने वाले कहां पैदा हुए थे, गोडसे कहां पैदा हुआ था। हताशा, निराशा, कुंठा, भाषा रोज एक नए, निचले और छिछले स्तर पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। जहां लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत होते ही गाली और अपशब्दों की सियासत भी शुरू हो गई। एक बार फिर विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जिसने सभी राजनीतिक मर्यादाएं तोड़कर रख दी।
जी हां, चुनाव में औरंगजेब की एंट्री करा दी गई। महाराष्ट्र के बुलढाना में जनसभा को संबोधित करते हुए संजय राउत प्रधानमंत्री मोदी पर जुबानी हमले कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने औरंगजेब का नाम लेकर पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया। संजय राउत ने औरंगजेब को गुजरात से जोड़ा और फिर इसका एक अजीबोगरीब कनेक्शन प्रधानमंत्री मोदी से भी जोड़ दिया, जिसके बाद से लगातार अब हर तरफ से यानी कि सरकार से जुड़े लोग, बीजेपी से जुड़े लोग और विपक्ष के लोगों की तरफ से बयानों के तीर चल रहे हैं। संजय राउत के समर्थन में आए उद्धव ठाकरे, ये एक इस वक्त का अपडेट है, क्योंकि संजय राउत के बयान के बाद जब प्रतिक्रिया दी उद्धव ठाकरे ने, तो उन्होंने कहा इनकी पार्टी तोड़ने की मानसिकता है, औरंगजेब जैसी ही है ये मानसिकता। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के बयान का भी समर्थन किया। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। यास तुम्ही जे करता ही औरंगजेबी वृत्ती आहे, घाबरवून टाकायचं, पक्ष फोडायचे। भाई देवेंद्र फडणवीस परवा जे बोलले, काय बोलले? मी म्हणे बोललो तर मी पुन्हा येईन, मी 2 पक्ष फोडून परत आलो। अरे लाज वाटली पाहिजे तुला, 2 पक्ष फोडायची वेळ आली तुझ्यावरती। तो औरंगजेब की मानसिकता को आगे बढ़ाते हुए पार्टियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, ये उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया। वहीं संजय राउत ने मोदी की तुलना औरंगजेब से ही कर दी। पीएम के गांव के पास औरंगजेब का जन्म हुआ, औरंगजेब की सोच से महाराष्ट्र पर ये लोग चढ़ाई कर रहे हैं, ये कहना है संजय राउत का। महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आहे आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये आमच्या स्वाभिमानाच्या। तो संजय राउत के इस बयान के बाद से हर तरफ से हमले हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। लगातार बीजेपी की तरफ से इसका काउंटर भी दिया जा रहा है और कई तरह के बयान सामने आए, इस पर प्रतिक्रियाएं भी आई, वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। संजय राउत के बयान के बाद जबरदस्त सियासत हो रही है। कैसे ये सियासत हो रही है, किस तरह से बयानों के तीर चल रहे हैं, वो भी जरा सुनिए। गांधी को मारने वाले कहां पैदा हुए थे? गोडसे कहां पैदा हुआ था? ये जो मुंबई की सड़कों पर फसाद हुआ था, जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए थे, उनको मारने वाले कहां पैदा हुए थे? तो ये सब सोचना पड़ेगा। तो ऐसा है ना, को घर को आग लगी, घर के चिराग से का मामला है ये। हताशा, निराशा, कुंठा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या के कारण भाषा रोज एक नए निचले और छिछले स्तर पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। भाषा की मर्यादा, अपने मन की भावना, कुंठा को घृणा के इस पैमाने पर मत आए। मैं मुख्यमंत्री साहब को अपील करता हूं और महाराष्ट्र के गृह मंत्री साहब को भी अपील करता हूं कि संजय राउत के खिलाफ देशद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का जो ऑफेंस है, जो नया अभी बना है, उसके अंतर्गत उनके ऊपर एक गुना दाखिल किया जाए। पंतप्रधान के खिलाफ ऐसे वर्ड यूज करना ये बहुत ही गैर कानूनी है। संजय राजाराम राउत ये भूल गया है क्या कि उद्धव ठाकरे ये कोई टिप्पा सुल्तान से कम नहीं है। जिस तरीके से टिप्पा सुल्तान ने हिंदुओं के खिलाफ पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा, उसी तरह उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तभी ज्यादा से ज्यादा इस्लामीकरण करने का काम यही उद्धव ठाकरे ने किया था। तो कोई औरंगजेब की एंट्री करा रहा है तो कोई टीपू सुल्तान की, लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत किसने की? वोट पाने के लिए विपक्ष चुनाव में औरंगजेब को क्यों लेकर आया? 17वीं सदी के क्रूर शासक औरंगजेब का नाम 2024 के चुनाव में क्यों? क्या लोकसभा चुनाव में विपक्ष पर औरंगजेब वाली गाली भारी पड़ेगी? क्या बौखलाहट में पीएम मोदी को गाली दे रहे हैं विपक्षी नेता?
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द विपक्ष की पराजय के संकेत हैं? इन बड़े सवालों पर आज हम करेंगे बात। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। सुभ्रांश कुमार राय हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णा हेगड़े, नेता शिवसेना शिंदे गुट के, हमारे साथ हैं। और किशोर तिवारी, नेता शिवसेना उद्धव गुट के भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं किशोर जी आपसे जानना चाहूंगा, ये औरंगजेब कहां गया 2024 की लड़ाई में? औरंगजेब का जिक्र क्यों? और देश के प्रधानमंत्री की तुलना एक मुगल क्रूर शासक से क्यों की गई है? किस बिना पर की गई है? वो भी जो आधार बताया गया है वो बहुत बेजा नजर आता है कि गुजरात में जन्म हुआ। नहीं, ये देखिए, मैं संजय राउत का पूरा भाषण अच्छे से सुन रहा था जी। संजय राउत ने इतिहास ही बताया कि दाहोद जो गुजरात में है वहीं औरंगजेब पैदा हुआ था, और जिस प्रकार का महाराष्ट्र पे अब आक्रमण हो रहा है गुजरात का, उससे उन्होंने कंपेयर किया। कोई प्राइम मिनिस्टर से औरंगजेब को कंपेयर नहीं किया है। जो मानसिकता है उस पर हम बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र को नीचा दिखाना, महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात में ले जाना, महाराष्ट्र पर ये आक्रमण ही है। किशोर जी, वो साफ साफ कह रहे हैं कि शिवाजी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ, उसके बाद वो मोदी को उससे जोड़ते हैं कि उनका जन्म भी वहां पर हुआ। फिर उद्धव ठाकरे अपने बयान में ये कहते हैं कि औरंगजेब की जो मानसिकता है उसके तहत महाराष्ट्र पर हमले हो रहे हैं, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि मिलाया नहीं गया। मानसिकता को तो मिला लिया है, मानसिकता तो है वो, और मानसिकता है इसलिए तो महाराष्ट्र के उद्योग, महाराष्ट्र की सरकार को कमजोर किया गया। और देखिए ना, अभी आप मैं बता रहा हूँ कि ऐसी कोई कंपैरिजन नहीं थी कि हमने औरंगजेब को मोदी जी को औरंगजेब से कंपेयर कर लिया। अब सारा भाजपा कह रहा है कि हमने कर लिया। अब वो राणे जी कह रहे थे कि हमने इस्लामीकरण किया। देखिए, भाषा की मर्यादा तो हर जगह रहनी चाहिए। ठीक है, लेकिन संजय राउत आप ये ने कह जो रहे हैं कहा कि प्रधानमंत्री को टारगेट नहीं किया गया। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और लेकिन उनके पास मैं जाऊं उसके पहले, सिद्धार्थ, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो सवाल यही है कि देखिए, अभी तिवारी जी कह रहे हैं कि मंशा मोदी को लेकर बयान देने की नहीं थी, और बयान बिल्कुल वही है कि जहां जन्म औरंगजेब का हुआ वहीं जन्म प्रधानमंत्री का हुआ। फिर वो शिवाजी का रेफरेंस ले आते हैं। महाराष्ट्र पर कह रहे हैं कि हमले भी उसी तरीके से हो रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं? सवाल तो यही है। देखिए, ये तो इनसे देश की जनता भी पूछ रही है। ये देश की जनता को मूर्ख समझते हैं और अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं। एक ही लाइन में इनके बड़े नेता औरंगजेब का भी जिक्र कर दें और देश के प्रधानमंत्री का भी जिक्र कर दें, गांव का जिक्र कर दें, जन्म का जिक्र कर दें, और फिर किशोर जी जैसे प्रवक्ताओं को टीवी पर आकर डिफेंड करना पड़ जाए कि नहीं, हमने प्रधानमंत्री की बात नहीं कही, हम उसको नहीं कहना चाह रहे। तो कहना क्या चाह रहे थे? आपने तो अपनी बौखलाहट दिखानी शुरू कर दी। चुनाव आए नहीं, औरंगजेब वालों के साथ आप खड़े हो। आपको देखना चाहिए कि आप वास्तव में खड़े। किशोर जी, बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? आराम से। अब सिद्धार्थ जी को अपनी बात रखने दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आया था। जी सिद्धार्थ। अभी वास्तव में जो ये शिवसेना जितनी बची है, ये जिनके साथ खड़ी है, ये औरंगजेब वाले हैं। और औरंगजेब का जो ऑब्सेशन है वो आज इस घृणा पे उतर आया कि प्रधानमंत्री के लिए भी ऐसी बातें बोली जा रही हैं। मैं मानता हूं इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ नहीं हो सकता। पर देश के चुनावों में अगर आप चाहते थे कि चुनावों में हम जनता के बीच में जाएं, विषयों को लेकर के जाएं, तो कौन आपको मजबूर करता है कि आप औरंगजेब औरंगजेब करें? कौन आपको मुगलों की याद दिला रहा है? अरे आप तो मुगल मानसिकता से ग्रसित होकर के देश के प्रधानमंत्री को भी गाली देने से नहीं बचते, और फिर आप चाहते हैं कि देश की जनता को हम मूर्ख बना दें। लेकिन सिद्धार्थ जी, आपको कौन मजबूर कर रहा है कि आप भी उसी लेवल पर उतरें? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका जवाब कैसे दिया गया? उद्धव ठाकरे की टीपू सुल्तान से तुलना कर। नहीं, पहली बात तो मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई, प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई। मैं आपके चैनल पे बैठा हूं, मैंने कोई टीपू सुल्तान का उल्लेख नहीं किया। हमारे बड़े प्रवक्ता बैठे हैं, किसी ने कभी कोई उल्लेख नहीं किया। नीतीश राणे ने किया ना। नीतीश राणे आप ही की पार्टी के नेता हैं।
आप अब निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं इसी बात पर, अब निश्चित रूप से आप चाहें कि आप रैलियों में जाकर के प्रधानमंत्री जी को औरंगजेब बता दें, पहली शुरुआत आप कर दें और कोई किसी की भावना में आकर के वो आपको जवाब भी ना दे। अरे देश का पूरा कार्यकर्ता, देश की जनता आक्रोशित है। आप 100 से अधिक बार उनको गालियां देंगे, आज ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं बड़ी तो आप कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन है ये आपका आपसे बड़ा, अगर मैं सिंपल इसको समझूं तो आप ये कह रहे हैं कि पहले उधर से किया गया और उसके जवाब में अगर किसी ने ऐसी प्रतिक्रिया दी है तो ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया है। कृष्णा हेगड़े, सवाल यहां पर उठकर यही आता है कि महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता को, महाराष्ट्र की बात को, शिवाजी की बात को, इन सबको अगर साबित करना है तो क्या औरंगजेब और उसके साथ प्रधानमंत्री के नाम को जोड़ना राजनीतिक तौर पर क्या ये एक जरूरत दिखाई दे रही है? ये क्या है जो शिवसेना की तरफ से, जो उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से इस तरह के बयान अभी दिए जा रहे हैं? क्या शिवाजी महाराज को, महाराष्ट्र को किसी ऐसी तुलना या पहचान की आवश्यकता है? देखिए, ऐसा है कि वो संजय राउत जी जो है उनके आदर्श औरंगजेब होंगे, इसके लिए उनको गुजरात से औरंगजेब ही दिखाई देते हैं। हमको तो गुजरात से महात्मा गांधी दिखाई देते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई देते हैं, दादा भाई नौरोजी दिखाई देते हैं, अजीम प्रेमजी दिखाई देते हैं, करसन घावरी दिखाई देते हैं, चेतेश्वर पुजारा दिखाई देते हैं। इन सब अच्छे लोग हमको दिखाई देते हैं, इनको सिर्फ औरंगजेब ही दिखाई देते हैं। अभी ये संजय राउत जी का मैं आपको बयान बोलता हूँ। जब हमारे विधायक गए थे वो बोले इनका शव वापस आएगा। जब वो वापस आए तो बोले कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो जादू टोना का मंदिर है। उन्होंने करीम लाला और इंदिरा गांधी के बारे में बात किया। ये संजय राउत जी क्या बोलते हैं सुबह उठ के, सिर्फ उनको ही पता है। और किशोर तिवारी जी का बहुत बुरा हालत होता है पूरा दिन डिफेंड करते करते। देखिए, ऐसा है कि गुजरात क्या हमारे देश से बाहर है, हिंदुस्तान से बाहर है जी। ये जो संजय राउत जी है ये सुबह उठ के क्या बोलते हैं इनको पता नहीं, और पूरे पार्टी तोड़ने में इनका बहुत बड़ा एक योगदान है। आज भी वो रोज सुबह उठकर इनका यही बोलना है, भाई ये मर जाने वाले, वो ये कुछ नेगेटिव बात करे। अरे महाराष्ट्र के बारे में बात करो, देश के बारे में बात करो, देश हित के बारे में बात करो, क्या काम चल रहा है उसके बारे में बात करो। इन लोग हम लोग को दो साल से गाली देते जा रहे हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है वो 24 घंटा काम करते हैं। अभी मैं इनके बारे में बोलता हूँ, 2019 में वो गए थे बीजेपी के साथ हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगने के लिए। आज इनका कांग्रेसीकरण हो गया है। बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा कि जो दिन को मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। इनकी दुकान बंद हो गया क्या? इन्होंने तो जॉइंट वेंचर के साथ कांग्रेस के साथ दुकान चालू कर दिया। तो ये क्या बोलते हैं, क्या करते कृष्णा हैं? जी, यही तो किशोर जी कह रहे हैं। मतलब इस्लामीकरण का आप लोग आरोप लगा रहे हैं किस पर? उद्धव ठाकरे पर। कल तक आप लोग साथ थे तो वो हिंदुत्व के पुरोधा थे, आज वो इस्लामीकरण के लिए जिम्मेदार हो गए। मतलब मुझे मैं आता हूं किशोर जी, मैं आता हूं। सुभ्रांश भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सुभ्रांश राय कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सुभ्रांश जी, ये बात ऑपोजिशन के लीडरान को समझ कब आएगी कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला हुआ है, जब जब उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसका नुकसान ही हुआ है, सियासी तौर पर भी कोई फायदा नहीं हुआ आप लोगों को। चाहे चाय वाले से शुरू कर लीजिए, चौकीदार चोर है, और उसके बाद परिवार पर हमला और तरह तरह की गालियां। समीर जी, मैंने आपका पैकेज फुर्सत से सुन लिया। कोई सवाल हो तो फिर डाल लीजिए, फिर मैं जवाब देना शुरू करूंगा। बोलिए। बोलिए सुभ्रांश, बोलिए। लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा, क्योंकि फिर टोकिएगा मत, मुद्दा धार्मिक है, प्लीज। देखिए, जब मैं बचपन में पहली बार इतिहास के पन्नों पे मैंने औरंगजेब के बारे में पढ़ा था तो बड़ी घृणा हुई थी। घृणा होने का कारण एक ही था कि वो व्यक्ति जो था औरंगजेब, वो हिंदू मंदिरों को तोड़ता था। इतिहास गवाह है, इसलिए पूरा हिंदुस्तान और पूरा सनातन उससे नफरत करता है। लेकिन कोट अनकोट मैं जो शंकराचार्य ज्योतिष पीठ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की बात को कोट करता हूं। बनारस में हमारे सैकड़ों मंदिर नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया विकास के नाम पर, तो क्या वो आधुनिक औरंगजेब नहीं हुए? और मैं कहता हूं कि वो हैं जी आधुनिक औरंगजेब। लाखों साल की हमारी सनातन की परंपरा है। बाबा विश्वनाथ की परंपरा हमारे जन्म से पहले, हमारी कल्पना से पहले, इस धरती से पहले और इस धरती के बाद है।
बाबा विश्वनाथ की विरासत को तोड़कर विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के नाम पे जो सैकड़ों मंदिर तोड़ा गया, तो क्या फर्क है औरंगजेब और नरेंद्र मोदी में? नरेंद्र मोदी ने भी वही मंदिर तोड़ा विकास के नाम पे और औरंगजेब ने भी वही तोड़ा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब आते हैं, मतलब एक दूसरे धर्म के लिए नफरत में अंधे होकर मंदिरों को तोड़ देना, उसकी जगह मस्जिदें तामील कर देना, आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण से उसकी तुलना कर काम करना नहीं जानते हैं, सिर्फ गाली देना जानते हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी में महाराणा प्रताप भी जन्म लिए। मैं चाहूंगा आप मेरे को अवसर दें इसका जवाब देने का। हिंदुस्तान की मिट्टी में भगत सिंह भी जन्म लिए, हिंदुस्तान की मिट्टी में गांधी का हत्यारा गोडसे भी जन्म लिया। और जब आपने गुजरात की मिट्टी का जिक्र किया भाई साहब, जब हम याद करते हैं तो हमें नीरव मोदी भगोड़ा दिखता है, ललित मोदी भगोड़ा दिखता है, हमें बाबू बजरंगी हत्यारा दिखता है जो 3 महीने के बच्चे को गोद में से खींचकर। अरे साहब, यही सवाल तो वैसी साहब कह रहे हैं कि गोडसे कहां पैदा हुआ था? इस तरह के तर्कों से नहीं, आप विषय कहां विषयांतर हो रहे हैं। हम संजय राउत के बयान की बात कर रहे हैं, आप राज्यों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे आप करेंगे तो हर राज्य में कोई ना कोई किसी को दिखने लगेगा। नहीं, तो आप पूरे डिबेट को ऐसे कहीं और नहीं ले जा सकते ना। हमारे विषय पे आइए कि संजय राउत के जो बयान है उसको लेकर आप लोग का स्टैंड क्या है? नरेंद्र मोदी से कि वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहां गई, आपने पूछा नरेंद्र मोदी से कि पूरे हिंदुस्तान पक्के घर का मकान। ठीक है सिद्धार्थ, आप रिप्लाई करिए। सिद्धार्थ आप रिप्लाई करिए, आप क्या कह नरेंद्र मोदी जुमला फेंकते हैं और उनकी पूरी सिद्धार्थ यादव, आप इनके सवालों का जवाब दीजिए। सुबह ईडी का छापा पड़ेगा और शाम को चुनावी चंदा उनके घर जाऊंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का महाघोटाला नरेंद्र मोदी और भाजपा ने किया। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। मैं आग्रह करूंगा कि मेरे को अवसर दिया जाए बोलने का, ये तो लगातार होते रहेंगे जब तक आपका शो चलेगा। सुब्रांश राय, यही दिक्कत है। जब आपने शुरू में कहा कि मुझे बोलने दीजिएगा तो हमने आपको अवसर दिया, अब आप हमें सुन नहीं रहे हैं, अपना मोनोलॉग चला रहे हैं, तो यही मुश्किल है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक डिबेट का रूल होता है। आपने अपनी बात कह ली तो दूसरे को उत्तर तो देने देंगे। हमारे मंदिर तोड़े हैं। सिद्धार्थ अपनी बात देखिए, संचालन वो रुकेंगे नहीं, आप अपनी बात मैं अपनी कह देता हूं। देखिए, बात बहुत स्पष्ट है। अभी नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके भी कांग्रेस प्रवक्ता के रवैये को आपने देख लिया। औरंगजेब की तुलना यहां भी कर दी, और कर कौन रहे हैं? दिन रात सनातन को गाली देने वाले लोग, दिन रात हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाले लोग, दिन रात ये कहने वाले लोग कि ये एड्स है, ये ऐसा है, ये वैसा है, बीमारियां हैं, इरेडिकेट कर देना चाहिए। दिन रात ये कहने वाले लोग आज बता रहे हैं कि कौन है, और तुलना किससे कर रहे हैं? अरे काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बना, महाकाल का भव्य कॉरिडोर बना, इस देश में राम का मंदिर बना, इस देश में सनातन की वास्तव से फिर से एक आस्था का पुनर्जागृति हुई, और आप उसको तुलना करना चाह रहे हैं औरंगजेब से, जो जमीन में हिंदू देवी देवताओं को। आप डिबेट में आए ना, भाषण देने तो नहीं आए, सुन भी तो लीजिए ना सिद्धार्थ को। आप ही की बातों का जवाब दे रहे हैं। नहीं, आप ही की बातों का जवाब दे रहे हैं ना, वो सुन लीजिए। सिद्धार्थ जी कंप्लीट कर। इतनी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, थोड़ी सी सभ्यता दिखाइए। दूसरी बात मैं कहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये लोग इस देश में सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे, ये लोग इस देश में क्षेत्रवाद के नाम पर इस देश को बांटना चाहते हैं। आप देखिए लोग की क्या शब्द शैली निकल रही है। गुजरात से हमने इसको देखा, गुजरात से हमने उसको देखा। अरे इस देश में हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग हैं, पर आप लोग नहीं देखना चाहते। आप लोग इस देश में अपने एग्जाम्पल्स ढूंढ के निकालेंगे, क्योंकि आप घृणा करने लगेंगे। मोदी की घृणा के कारण आप मोदी की जाति के लोगों से घृणा करेंगे, आप गुजरात के लोगों से घृणा करेंगे, और यह समय दूर नहीं है कि आप भारत के लोगों से भी घृणा करेंगे। तभी आपके नेता आकर के कहते हैं कि जो मोदी को वोट देते हैं वो लोग राक्षस हैं, क्योंकि आप लोग की घृणा का स्तर इतना बढ़ चुका है। मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा, मैं आग्रह करूंगा, मैं माफी चाहता हूं। आई वोंट बी एबल टू। सुब्रांश जी प्लीज बीच में नहीं बोलना है आपको, ये मैंने पहले भी बता दिया। उसके बावजूद भी आप कंटिन्यूअसली बीच में बोल रहे हैं। दूसरे को भी अपनी बात पूरी करने दीजिए। सिद्धार्थ जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर किशोर जी के पास जाना। मैं बोल ही नहीं पाया हूं, आप मेरे को 10 सेकंड और। नहीं, आपने बात रखी अपनी। मैं 10 सेकंड और। हाँ, ये लोग इस देश में क्षेत्रवाद का बीज बो करके, अगर गुजरात से याद करना था तो महात्मा गांधी को याद कर देते, जमशेदजी टाटा को याद कर लेते, विक्रम साराभाई को याद कर लेते। अरे गुजरात के तो महान लोग रहे, पर आप याद किसको करेंगे? औरंगजेब ही याद आएगा आपको।
क्योंकि जो एक मुगल सल्तनत का एक फितूर आपके दिमाग पर जो सवार है, उसके अलावा आपको कुछ दिखता नहीं है। आप हम 2047 की बात कर रहे हैं, आप 17वीं सदी में ले जाना चाहते हैं। हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आपको औरंगजेब का फितूर नहीं छूट रहा। हम बात कर रहे हैं थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की, आप कह रहे हैं वो उस गांव में पैदा हुआ था, ये ऐसा हुआ ठीक है। था। और तो औरंगजेब आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए ये चीजें नहीं दिख रही। किशोर तिवारी जी, सवाल यही है कि भाई ओवैसी साहब को का सवाल है कि गोडसे कहां पैदा हुआ। अगर पैदा होने का ही सारा खेल है तो आप ये भी बताइए कि गांधी जी की हत्या करने वाला कहां पैदा हुआ। अगर इस तरह की बहसों से राज्यों को टारगेट करेंगे, राज्यों के लोगों को टारगेट करेंगे, तो ये किस तरह की सियासत है? आप गुजरात बनाम महाराष्ट्र कर रहे हैं क्या, या किसी राज्य को किसी राज्य के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं आप लोग? देखिए मैं कभी पूरे चर्चा का यही है कि चुनावी माहौल के अंदर ऐसे विवादित बयान नहीं होने चाहिए। चलिए, उन्होंने कहा कि उद्धव जी इस्लामीकरण कर रहे थे जब सीएम बने थे, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि एक जो जिस प्रकार से महाराष्ट्र से उद्योग जा रहे हैं गुजरात, इस वजह से ऐसा लगता है कि मोदी शाह के रूप में आक्रांता आ गए हैं। मैं मोदी जी को या शाह जी को औरंगजेब वगैरह से तुलना वगैरह नहीं कर रहा हूं, केवल उन्होंने एक ऐतिहासिक तथ्य बताया कि वह गुजरात से पैदा हुए थे और महाराष्ट्र ने आक्रांताओं को कुचल डाला था। तो यह एक ऐतिहासिक तथ्य बताया, लेकिन चुनावी रंग के अंदर मुझे लगता नहीं कि हमने नैतिकता के तगाजे से और आदर्श आचार संहिता को मुझे ये बताइए इस प्रकार से नहीं, मैं आपसे एक बहुत सिंपल सवाल कर रहा हूं। बाला साहब ठाकरे होते तो क्या वो ये कहते कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता, उसकी तुलना औरंगजेब से की जाए? मैं तो बिल्कुल एकदम सपाट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के एक एक बयान ऐसे हैं कि अगर हम उसको दोबारा टीवी पे चलाएं तो शायद आप ही स्वीकार न कर पाए आज की स्थिति में कि ये हमारे बयान है। आपका जवाब दूंगा जी, बोलिए। हाँ, देखिए, मैं आपका जवाब दूंगा। उद्धव जी ने ही शाम को क्लियर कर दिया कि एक मानसिकता ऐसी है कि महाराष्ट्र को कमजोर किया जाए, इसलिए उन्होंने कहा था। तो संजय राउत ने नहीं तो कोई कंपैरिजन की, नहीं तो औरंगजेब से कंपैरिजन की। उन्होंने बोला कि गुजरात से कोई भी आक्रांता जब आते हैं और महाराष्ट्र पे आक्रमण करते हैं तो महाराष्ट्र ने उसका पुरजोर जवाब दिया है, क्योंकि ये शिवाजी महाराज की भूमि है। यही बात किशोर जी बार बार आपकी तरफ से रिपीट की जा रही है। कृष्णा हेगड़े जी, लेकिन क्या इस तरह के बयानों का, इस तरह के प्रधानमंत्री के, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसका असर पड़ता है? आपके हिसाब से अगर असर होता है तो क्या होता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि फूलों की माला के तौर पर मैं देखता हूं ऐसी गालियां मुझे किलो के हिसाब से मिलती हैं। 104वीं गाली थी ये, इससे पहले भी 103 बार गालियां दी जा चुकी हैं। नतीजा सबके सामने। देखिए, एक तो मैं ऐसे सब बयानों का खंडन करता हूं, और दूसरी बात यह है कि जितने आप प्रधानमंत्री साहब को गाली देवे, लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। अभी मैं कांग्रेस को देखता हूं तो मुझे 2G, 3G, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सबमरीन घोटाला, कफन घोटाला, सब हेलीकॉप्टर घोटाला सब याद आता है। तो देश की जनता को भी तो यही याद आता है ना। और फिर उनको ये याद आता है कि इतना घोटाला करने वाले लोग एक अच्छे प्रधानमंत्री को के बारे में ऐसा अपशब्द यूज करते हैं, जो एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, जो 180 वेलफेयर स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, राम मंदिर किया, आर्टिकल 370 किया, ट्रिपल तलाक का लॉ पास किया, और जो हमारे प्रधानमंत्री थे, हमारे देश और विदेश में हमारे भारत वर्ष का नाम गौरव किया, ऐसे लोगों को, ये ऐसे प्रधानमंत्री को ये गाली देते हैं। बताइए सुभ्रांश, मुझे लगता है इस पर आपको एक जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ से यह कहा जा रहा है कि आपको प्रधानमंत्री को देखकर औरंगजेब याद आ रहा है, उन्हें कांग्रेस के बारे में सोचकर घोटाले याद आ रहे हैं। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। हमने नोटबंदी घोटाला देखा हुआ है, हमने कोरोना में कोविड काल के अंदर घोटाला देखा हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं एक जवाब देता हूं। रवि तिवारी जी ने एक बड़ा सुंदर सा सवाल जिक्र किया था कि अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो, रवि तिवारी जी अगर आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी होते तो क्या इस खरीद बेच की सरकार के साथ होते?
क्या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती तो क्या वो रोज भारतीय जनता पार्टी में नहीं तो आप क्या इस बात का समर्थन करेंगे कि नहीं? आप कांग्रेस के नेता होने के नाते बोल दीजिए कि बाला साहब ठाकरे ने कहा कि बाबरी ढांचा हमने गिराया और हमें फांसी पे लटका दो, टीवी पे कहा है। सर आप बोलिए कि समर्थन करते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? बोलता हूँ पहले स्वतंत्र वीर सावरकर। नहीं आप बोल दीजिए कि हाँ आप सही है और बाला साहब ठाकरे के बयान के साथ हम खड़े हैं मजबूती के साथ। स्वतंत्र वीर नहीं आप बोलिए ना, देखिए विषय को कहीं भी ले जा सकते हैं, वो खेल मुझे भी आता है। सर उनका सवाल मेरे सहयोगी का सवाल था, मेरे सहयोगी का सवाल था, उस पे आइए आप, उस पे सीधे तौर पे आइए आप। मेरे जो समीर का सवाल था सहयोगी का, उस पे आइए। सावरकर जी का जो अपमान आपने किया उसके लिए माफी मांगे के क्या? ठीक है, एक मिनट कृष्णा जी बीच में नहीं, शुभ्रांश अपनी बात रखिए जल्दी से जी। सुबह का भ्रष्टाचारी शाम को अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो वो राष्ट्रभक्त हो जाता है, वो देशभक्त हो जाता है, वो सनातनी हो जाता है। ये कड़वी सच्चाई है। महापुरुषों का अपमान करते रहो। कमल छाप सरफ में इतनी ताकत है कि किसी भी भ्रष्टाचारी, किसी भी बलात्कारी, किसी भी हत्यारे को वो शाम तक राष्ट्रभक्त बना देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, मान्यवर देश देख रहा है कि नोटबंदी से नरेंद्र मोदी जी का अपमान करो, इसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। नहीं लेकिन शुभ्रांश देख रहा है कि कोरोना काल में 60 लाख ठीक है शुभ्रांश, जो अहम मुद्दे हैं देश के, शुभ्रांश जो देश के अहम मुद्दे हैं जिनका जिक्र अभी आप कर रहे हैं, सुनिए शुभ्रांश, जिनका जिक्र आप अभी कर रहे हैं, क्या उनका जिक्र चुनावी रैलियों में नहीं किया जा सकता, चुनावी सभाओं में नहीं किया जा सकता? मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि आप शब्दों का इस्तेमाल करके देश के प्रधानमंत्री के लिए आपको लगता है कि आपको फायदा होगा? अभी तक तो नुकसान हुआ है, अब फायदा कैसे होगा? समीर जी ऐसा है, मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैंने भविष्य नहीं बनाता, मैं भविष्य नहीं देखता हूं। अरे अतीत तो देखा है ना आपने, पास्ट तो देखा है ना। अरे भैया सुन तो लीजिए, जब आप लोगों ने गाली दी नुकसान हुआ। सुनिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए नहीं एक मिनट कृष्णा जी एक मिनट, शुभ्रांश को बोलिए। देखिए 500 करोड़ का देखिए आपने देखा है, बना के नरेंद्र मोदी अरे ने लिया है, 60 लाख से ज्यादा WHO के डेटा के हिसाब से लोग हिंदुस्तान में मर गए। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? आप तो सुनने का भी जरा ध्यान रखिए, आज तक उनकी भरपाई नहीं की गई। सुनने के लिए भी कांग्रेस वाले। शुभ्रांश देखिए सवाल हो रहे हैं, देखिए आप राजनीति में हैं तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जो इक्वेशंस होते हैं उस पे ये सवाल है, बड़े हार्डकोर क्वेश्चंस थे ये। आप इधर उधर बातें कर रहे हैं कि चुनावी नफे नुकसान के हिसाब से इसका एनालिसिस मांगा गया था। ठीक है कृष्णा हेगड़े जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए 2014 से ये नरेंद्र मोदी जी को गाली दे के अभी तक 2 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमारा 750 सीट हुआ है, इनका 90 भी पार नहीं हुआ है। तो वहां पर ही आपको आंकड़ा दिख रहा है ना इनके गाली देने का पूरा हिसाब। ये बार तो इनका अब की बार 40 पार होगा क्या पता नहीं, अब की बार 40 पार, और हम सोच रहे हैं कि अब की बार 400 पार, और ये सोच रहे हैं अब की बार 40 होगा कि नहीं, और ये बोल रहे और गाली दे रहे स्वतंत्र वीर सावरकर को गाली दे रहे। तो आप मानते हैं कि नुकसान होगा? सिद्धार्थ यादव सवाल थोड़ा सा मैं इस पे जो रिएक्शंस आए हैं उसको लेकर मैं चाहूंगा कि आप उस पे भी थोड़ा स्पष्ट करें। हम अभी सुन रहे थे राणे साहब को, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही आपत्तिजनक रिएक्शन इस पे दिए हैं। क्या रिएक्शन इसी इंटेंसिटी से होना चाहिए? चलिए वो जो कर रहे हैं आपको लगता है कि वो गलत है, क्या आप लोग बेटर एग्जाम्पल नहीं दे सकते? नहीं, पहली बात तो महत्वपूर्ण ये होता है कि चुनाव के ऐसे माहौल में जब आप चुनाव में जाएं तो ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि आप इन बातों पे उतर जाएं। पहली बार हुआ होता तो हम इस रिएक्शन की भी बात कर लेते, पहली बार हुआ होता तो हम ये भी बात कर लेते कि 2 तरफा हुआ है। पर प्रधानमंत्री के लिए तो ये तक कह दिया गया था कि बोटी बोटी काट दूंगा, जिसने कहा था उसको राष्ट्रीय मंत्री बना दिया गया कांग्रेस पार्टी का। ऐसे बड़े बड़े लोगों ने, मतलब वहां तो आप प्रधानमंत्री को गाली दी और पदोन्नति है। अभी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता खड़े होकर के जोश में बोल रहे हैं, इनको भी पता है जितनी ज्यादा गाली दूंगा शायद मैं सीनियर प्रवक्ता बन जाऊं, मैं भी आगे आ सकता हूं। तो ये जो एक पूरी मानसिकता है कि चुनावों में आप मुद्दों को छोड़ करके आप एक व्यक्ति को उनकी माँ के बारे में, पिता के बारे में, परिवार के बारे में, जाति के बारे में, गांव के बारे में, राज्य के बारे में, यही सवाल, कोई एस्पेक्ट आपने नहीं छोड़ा। और यही सवाल विपक्ष की तरफ से लगातार कहे जाते हैं कि आपकी तरफ से भी, आपके दल या नेताओं की तरफ से भी बयानों की कमी नहीं है ऐसे। जरा मैं जवाब दे दूं भैया। नहीं, मैं इस पे बिल्कुल पूछना चाहता हूं।
ये पहली बात तो इस बात थोड़ा का मैं खंडन जवाब होना दे चाहिए कि इस दूं। प्रकार की कोई बात कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए। ये चुनावी एक लोकतंत्र के लिए, ये हमारी एक मैच्योर डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, लेकिन पर सिद्धार्थ कभी जी, आप ये तुलना तो कहा करके जाता है ना कि सोचिएगा जब जब इस तरह की गालियां ऑपोजिशन के लीडरान देते हैं उसका फायदा होता है बीजेपी को। तो सियासतदानों के निश्चित लिए रूप एक से होता वक्त है, में हम क्यों लोग नहीं ये होगा? कहते थे कि दाग अच्छे हैं, अब गालियां अच्छी हैं, अब शब्द अच्छे हैं, कहा जा सकता है क्या? बिल्कुल है। देश की जनता आक्रोशित है, देश की जनता सवाल पूछ रही है, वो पीड़ित है, वो सुन रही है और मन में कष्ट महसूस कर रही है। संजय राउत जी को लग रहा होगा बहुत बड़ा बयान देकर के आया मैं, सामने कुछ लोगों से तालियां भी बजवा ली होंगी, पर आज आपके टेलीविजन पे जितने लोग देख रहे हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, इस देश का नागरिक होने के नाते मन में कष्ट होता है, पीड़ा होती है। क्योंकि भारत में अगर आपको बात करें, जरा मैं एक बात कर लूं भैया। ठीक है, और ये बात बार बार कही जाती है, हर चुनावों के वक्त की जाती है कि असल मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि चुनाव के वक्त इस तरह के अपशब्द जो हैं वो एक बड़ा मुद्दा बन जाते हैं। और औरंगजेब वाले बयान पर संजय राउत की सफाई आ गई है, मैंने पीएम मोदी पर टिप्पणी नहीं की, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, ये कह रहे हैं संजय राउत अब अपनी सफाई में। देश के प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र के कोने में एक भाषण हो रहा है, उसमें से कोई दो चार सेंटेंस पिकअप करते हैं और उसके ऊपर अपने आगे की रणनीति बनाते हैं। राहुल गांधी जी ने शिवाजी पार्क पर भाषण किया और शक्ति का जिक्र किया। एक शक्ति मोदी जी के पीछे है, मोदी वो शक्ति के नाम पर रोने लगे। देखो देखो, शक्ति 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 के नाम पर अघोरी शक्ति, धन शक्ति। उस बारे में राहुल जी ने कहा कि मोदी जी के पीछे एक धन शक्ति है, एक अघोरी शक्ति, दैवी शक्ति नहीं, अघोरी शक्ति है। तो मोदी जी रोने लगे। बार बार उनको रोने की जो आदत है वो ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री है, ये रोना धोना बंद करना चाहिए।